क्या भारत की राजनीति सच में लोकतंत्र के सिद्धांतों पर चल रही है या फिर यह कुछ गिने चुने परिवारों के हाथों में सिमट कर रह गई? क्या नेताओं के परिवारों से आने वाले लोग सच में काबिल होते हैं या सिर्फ अपनी सरनेम की वजह से सत्ता पाते हैं? और इसका हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ता है? आइए इस वीडियो में समझते हैं राजनीति, सत्ता और परिवारवाद की समस्या। भारत सिर्फ एक गणतंत्र नहीं है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, जहां लीडर्स देश के नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं। एक नेता समाज पर जितना बड़ा असर डाल सकता है उतना शायद ही किसी और प्रोफेशन में हो। याद है बचपन में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में कितने लोग नेता बने थे। कोई गांधी जी बनता था, कोई भगत सिंह और कोई नेहरू जी की टोपी पहनकर भाषण देने लगता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन आप सच में चुनाव लड़ेंगे और शायद जीत भी जाएंगे? जैसे डॉक्टर या इंजीनियर एक करियर बना सकते हैं, वैसे ही क्या पॉलिटिक्स में भी करियर बनाया जा सकता है? सुनने में कुछ अजीब लग रहा है ना? शायद इसलिए क्योंकि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, हम सब जानते हैं कि हम किसी को भी वोट दें, सत्ता हमेशा कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में ही रहेगी। जैसे बॉलीवुड में स्टार किड्स को आसानी से मौके मिल जाते हैं, वैसे ही राजनीति में भी बड़े नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट और पोजीशन मिल जाती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है नेपोटिज्म। और यही वो दीवार है जो एक आम आदमी को राजनीति में आने से रोकती है। हम सब ने नेपोटिज्म शब्द सुना है, लेकिन ज़्यादातर फिल्मों और बॉलीवुड स्टार किड्स के रेफरेंस में। लेकिन सच तो ये है कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि कई और फील्ड्स की तरह इंडियन पॉलिटिक्स भी इस नेपोटिज्म के जाल में फंसी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि नेपोटिज्म आखिर है क्या और ये राजनीति में कैसे काम करता है? सीधा मतलब है जब किसी को उसकी काबिलियत से ज़्यादा उसके रिश्तों और पहचान की वजह से मौका दिया जाए तो इसे नेपोटिज्म कहा जाता है। दोस्ती, यारी, खानदानी पहचान और पारिवारिक कनेक्शन जब टैलेंट के ऊपर रखे जाते हैं तो नतीजा क्या होता है? टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं और एक ही परिवार के लोग सत्ता में बने रहते हैं। भारत का संविधान इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, लेकिन जब राजनीतिक ताकत कुछ परिवारों तक सीमित हो जाती है तो इससे एक अनऑफिशियल एरिस्टोक्रेसी बन जाती है। अब सोचिए, अगर देश की बागडोर कुछ चुनिंदा परिवारों तक ही सीमित रहे तो क्या नए और काबिल लीडर्स को मौका मिलेगा? नेताओं का चुनाव काबिलियत और विजन के आधार पर होना चाहिए, लेकिन नेपोटिज्म से ये सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। जब नई आवाज़ों और नए विचारों को दबाया जाता है तो पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस दोनों की क्वालिटी गिरने लगती है। और यही वजह है कि इसे इनसाइडर्स गेम कहा जाता है, जहां बाहरी लोगों के लिए एंट्री लगभग नामुमकिन होती है। हम देख सकते हैं कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के बीच भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही बो दिए गए थे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और सत्ता भारतीयों के हाथ में आई, तब कई फ्रीडम फाइटर्स राजनीति में उतर गए। उन्होंने अपने संघर्ष, विचारधारा और कुर्बानियों के दम पर जनता का भरोसा जीता। लेकिन जब ये नेता रिटायर हुए या उनका निधन हुआ तो उनके परिवार के सदस्यों ने उनकी राजनीतिक विरासत संभाल ली। लेकिन उस समय यह किसी को गलत नहीं लगा, क्योंकि भारत में पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाने की परंपरा पुरानी है। जब एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, एक बिजनेसमैन का बेटा उसका कारोबार संभाल सकता है, तो एक नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता? लेकिन इसमें अंतर यह है कि डॉक्टर या बिजनेसमैन बनने के लिए योग्यता और मेहनत ज़रूरी होती है, जबकि राजनीति में पारिवारिक नाम ही काफ़ी साबित होता है। उस समय भारत में राजनीतिक जागरूकता और शिक्षा दोनों की भारी कमी थी, इसलिए लोगों ने नीतियों और विचारों से ज़्यादा नेताओं की व्यक्तिगत छवि और पारिवारिक पहचान को आधार बनाकर वोट दिए। और यही वजह रही कि नेहरू गांधी परिवार जैसी एक पॉलिटिकल डायनेस्टी खड़ी हो गई, जो अब तक भारतीय राजनीति का एक अहम हिस्सा बनी हुई है। उदाहरण के लिए इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, उनके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को सत्ता मिली। राजीव गांधी की हत्या के बाद उनकी पत्नी सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रमुख बनी और अब उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी पार्टी के बड़े पदों पर हैं। ये 4 पीढ़ियों और 7 दशकों से ज़्यादा समय तक चला आ रहा है। लेकिन यह सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं रहा। 60s और 70s के बाद क्षेत्रीय पार्टियों में भी यह ट्रेंड देखने को मिला है, जैसे तमिलनाडु में डीएमके पार्टी। करुणानिधि के बाद उनके बेटे एमके स्टालिन सत्ता में आए। महाराष्ट्र में शिवसेना, बाल ठाकरे के बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे राजनीति संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव के बाद उनके बेटे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार, शेख अब्दुल्ला से फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला, वहीं मुफ्ती मोहम्मद सईद से महबूबा मुफ्ती तक। और ओडिशा में बीजू जनता दल, बीजू पटनायक के बाद उनके बेटे नवीन पटनायक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। नेहरू गांधी परिवार से शुरू हुआ ये सिलसिला धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया और आज भारत की राजनीति में कई ऐसे परिवार हैं जो दशकों से सत्ता में हैं। और यही नेपोटिज्म की सबसे बड़ी मिसाल है। 2019 में चुनी गई लोकसभा के करीब 30% सांसदों का राजनीति में पहले से पारिवारिक संबंध था। राज्य विधानसभाओं में यह आंकड़ा 40 से 50% तक पहुंच जाता है। और अगर भारत की बड़ी राजनीतिक पार्टियों को देखें
तो उनमें से 75% से ज़्यादा में लीडरशिप पोजीशन पर एक ही परिवार के लोग बैठे हैं। यानी नेतृत्व सिर्फ योग्यता से नहीं बल्कि वंश परंपरा से तय होता है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक केस स्टडी से समझते हैं। तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री रहे, फिल्म स्टार से नेता बने NTR रामाराव के दामाद हैं। नायडू ने अपनी राजनीति की शुरुआत पारिवारिक कनेक्शन से की, लेकिन धीरे धीरे अपनी मेहनत और रणनीति से खुद की अलग पहचान बनाई। अब इस पारिवारिक विरासत का फायदा उनके बेटे नारा लोकेश को हो रहा है, जो अब तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह उदाहरण दिखाता है कि कैसे राजनीति में परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता को बनाए रखते हैं और बदलते हालातों के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। अब तक हमने नेपोटिज्म और पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ के बारे में बात की, लेकिन असल में ये सिस्टम काम कैसे करता है, और इसका सबसे पहला तरीका है पार्टी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हर चुनाव में जब पार्टियां अपने कैंडिडेट्स को टिकट देती हैं, तब असली खेल शुरू होता है। ज़्यादातर इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ में या तो एक सेंट्रल कमेटी होती है या फिर सिर्फ एक ही परिवार होता है जो फाइनल डिसीजंस लेता है, और यही पावर कंसंट्रेशन उन्हें ये ताकत देती है कि वो अपने रिश्तेदारों को टिकट दिलवा सकें। अब इसे सही साबित करने के लिए काफ़ी दिलचस्प आर्गूमेंट दिया जाता है कि पॉपुलर सरनेम्स चुनाव जीतने में मदद करते हैं। यानी अगर आपके नाम के आगे गांधी, पवार, यादव या ठाकरे लिखा है तो आपका टिकट पक्का समझो। यही वजह है कि राजनीतिक परिवारों के सदस्य पार्टी के लिए सेफर बैट माने जाते हैं। अब हर पार्टी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें लिखा होता है कि पार्टी लीडर कैसे चुना जाएगा। जैसे बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट हमेशा नेशनल काउंसिल और स्टेट काउंसिल के मेंबर्स द्वारा चुना जाएगा। वो कैंडिडेट कम से कम 15 सालों से पार्टी में होना चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है? बीजेपी ने आज तक कभी इलेक्शन करवाए ही नहीं। और अब दूसरा तरीका देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फैमिली सीट बनाना। बहुत से पॉलिटिकल फैमिलीज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपनी पारिवारिक विरासत मानते हैं। उनके हिसाब से हमारा परिवार यहाँ से चुनाव लड़ता आया है तो यह सीट हमारी ही होगी। जैसे रायबरेली हमेशा से गांधी परिवार का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है और बारामती महाराष्ट्र में पवार परिवार का कब्जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि ये पार्टीज खुद इस सिस्टम को बनाए रखती हैं और पूरा कंट्रोल उन परिवारों को सौंप देती हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर सिस्टम ही ऐसा हो तो क्या एक आम आदमी राजनीति में एंट्री कर सकता है? अब इसमें एक और बड़ा फैक्टर है, मीडिया। आपने कभी गौर किया होगा कि कुछ नेता हमेशा न्यूज़ में रहते हैं जबकि कुछ नए चेहरे नज़र ही नहीं आते। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल फैमिलीज़ के पास मीडिया कनेक्शन होते हैं जो कि एक न्यू कमर के पास नहीं होते। जैसे ब्रेकिंग न्यूज़, XYZ नेता के बेटे ने राजनीति में रखा पहला कदम। पर क्या आपने कभी सुना है गरीब किसान का बेटा बना MLA? शायद ही कभी। असल खेल यह है कि मीडिया भी इन्हीं पावरफुल फैमिलीज़ को ज़्यादा कवरेज देती हैं, और जब न्यू कैंडिडेट्स को पब्लिक अटेंशन ही नहीं मिलेगा तो वो जनता तक पहुँचेंगे कैसे? अब दूसरा मुद्दा है मनी एंड रिसोर्सेज का। इन न्यू कैंडिडेट्स के पास ना तो स्ट्रॉन्ग बिजनेस कनेक्शन होते हैं और ना ही फाइनेंशियल बैकअप। इमेजिन कीजिए, एक राजनीतिक परिवार का बेटा जब चुनाव में उतरता है तो उसके पोस्टर्स, टीवी एड्स और सोशल मीडिया कैंपेन पहले से ही तैयार रहते हैं। पर एक न्यू कैंडिडेट, उसे तो पोस्टर छपवाने तक के पैसे जुटाने में दिक्कत होती है। यही नहीं, पॉलिटिकल डायनेस्टीज अपने बच्चों को पहले से ही ग्रूम करना शुरू कर देती हैं। पब्लिक में उनकी अच्छी इमेज पहले से ही बना दी जाती है। एक तरह से सोचिए, यह एक बॉलीवुड लॉन्च की तरह ही है। जैसे स्टार किड्स को बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का सपोर्ट मिलता है, वैसे ही नेपो पॉलिटिशियंस को मीडिया का सपोर्ट मिलता है। अब आप बताइए, ऐसी अनइक्वल प्लेइंग फील्ड में कोई नया कैंडिडेट कैसे टिकेगा? वैसे अब तक हमने नेपोटिज्म के नुकसान देखे, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। कुछ लोग मानते हैं कि राजनीति में परिवारवाद पूरी तरह से गलत नहीं है। आइए अब एक अलग नज़रिए से सोचते हैं, कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी। जब किसी राजनेता का बेटा या बेटी सत्ता संभालते हैं तो वे पुरानी नीतियों को जारी रख सकते हैं। इससे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को स्थिरता मिलती है और सरकार की योजनाओं में अचानक बदलाव का खतरा कम हो जाता है। पॉलिटिकल ट्रेनिंग फ्रॉम चाइल्डहुड। राजनीतिक परिवारों के बच्चे बचपन से ही राजनीति और गवर्नेंस के गुण सीखते हैं। उन्हें पावर डायनेमिक्स, पॉलिसी मेकिंग और लीडरशिप की समझ पहले से ही होती है, जिससे वो बेटर डिसीजन मेकर्स बन सकते हैं। जैसा कि कांग्रेस के नेता ने कहा था, राजनीति तैराकी की तरह है, आप देखकर और फिर गोता लगाकर ही इसे सबसे अच्छा सीखते हैं। सेफ बैट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। आज के बदलते राजनीतिक माहौल में कोई भी पार्टी नए उम्मीदवारों पर रिस्क नहीं लेना चाहती। पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ के सदस्य पहले से पॉपुलर होते हैं और चुनाव जीतने की संभावना अधिक होती है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या यह एक फेयर एडवांटेज है या सिर्फ एक प्रकार का विशेषाधिकार? अब दूसरी तरफ नेपोटिज्म का विरोध करने वाले लोग भी काफ़ी ठोस आर्ग्यूमेंट देते हैं। उनके अनुसार यह जन को काबिलियत से ऊपर रखता है, जिससे योग्यता लेकिन बिना पारिवारिक कनेक्शन वाले उम्मीदवारों को राजनीति में आगे बढ़ने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नए विचारों और इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए बाधा। जब सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनका परिवार राजनीति में है, तो नई सोच और समाधान राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश ही नहीं कर पाते।
इससे सिस्टम में बदलाव लाने वाले युवा नेताओं के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। सत्ता अधिकार है वाली मानसिकता कई बार नेपो पॉलिटिशियंस को सत्ता जिम्मेदारी नहीं बल्कि जन्मसिद्ध अधिकार लगने लगती है। उन्हें जनता की सेवा के बजाय अपनी पोजीशन बनाए रखने की चिंता ज़्यादा होती है। क्रिटिसिज्म और स्वतंत्र आवाज़ों का दमन। जहाँ पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ का दबदबा होता है वहाँ अक्सर आलोचना और स्वतंत्र सोच को दबाया जाता है। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र कमज़ोर हो जाता है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण हाल ही में महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो विभाजन हुआ वह इसी वजह से था। जब एक ही परिवार के सदस्यों का पूरी पार्टी पर कब्जा होता है तो भीतरी असंतोष बढ़ता है और पार्टी में बिखराव की स्थिति पैदा हो जाती है। और नेपोटिज्म सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। यह स्थिति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया की कई बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी देखी जाती है। जैसे अमेरिका में कैनेडी, बुश और क्लिंटन परिवारों की कई पीढ़ियां सत्ता में रह चुकी हैं। जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में अबे, फुकुदा और हातोयामा जैसी प्रमुख राजनीतिक फैमिलीज लंबे समय तक पावर में रही हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि भारत की स्थिति और गंभीर क्यों है। जहां पश्चिमी देशों में गिने चुने परिवारों का ही प्रभाव रहता है वहीं भारत में यह समस्या हर स्तर, नेशनल, स्टेट और लोकल तक फैली हुई है। हिंदू सेंटर फॉर पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी की एक स्टडी के अनुसार लगभग 30% भारतीय सांसदों का राजनीति में पहले से ही कोई पारिवारिक संबंध होता है। यह संख्या कई पश्चिमी लोकतंत्रों की तुलना में काफ़ी अधिक है। जाति व्यवस्था और राजनीतिक वंशवाद। नेपोटिज्म सिर्फ परिवारवाद तक ही सीमित नहीं है बल्कि भारत में कास्ट सिस्टम और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स मिलकर एक ऐसा मजबूत नेटवर्क बनाते हैं जिससे सत्ता एक सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है। पर कैसे जुड़ता है जाति और वंशवाद? भारत में पार्टी स्ट्रक्चर अक्सर आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स की बजाय करिज्मेटिक पर्सनैलिटीज़ पर केंद्रित रहता है, जिससे परिवार के सदस्यों के लिए पॉलिटिकल हेरिटेज को बरकरार रखना आसान हो जाता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के रिसर्च से पता चलता है कि जहां पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ का प्रभाव अधिक होता है वहां अक्सर करप्शन का स्तर भी ऊंचा होता है। फॉर्चुनेटली पिछले कुछ समय से हमें इस सिस्टम में बदलाव दिख रहे हैं। 2014 और 2019 के चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामदार बनाम कामदार नैरेटिव ने जनता के बीच काफ़ी लोकप्रियता हासिल की और सोशल मीडिया भी अब एक अहम प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां भारत के शिक्षित युवा मतदाता राजनीतिक वंशवाद के खिलाफ अपनी नाराज़गी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जैसे नेता जो आम पृष्ठभूमि से आए हैं भारतीय राजनीति में अपनी एक खास जगह बना पाए हैं। कुछ पार्टियां जैसे बीजेपी अपने संगठनात्मक ढांचे में बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं जो एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है। हालांकि विपक्षी दल इसे एक नया राजनीतिक नैरेटिव कहकर इसकी आलोचना भी करते हैं। भारत के एक जिम्मेदार नागरिक और इसके विकास के अभिन्न अंग होने के नाते हमारा यानी आपका और मेरा कर्तव्य बनता है कि हम राजनीतिक जागरूकता को ग्रास रूट लेवल तक पहुँचाएँ। सोच समझकर और सूझबूझ के साथ अपने नेताओं का चुनाव करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने देश के हित को जात पात, परिवारवाद या किसी व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर रखें। आने वाले दशकों में भारतीय राजनीति में क्या बदलाव आएंगे यह न सिर्फ हमारे लोकतंत्र की दिशा तय करेगा बल्कि जियोपॉलिटिक्स में भी भारतीय स्थिति को डिफाइन करेगा और इस बदलाव की जिम्मेदारी हम सब की है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।